अररिया और खगड़िया। खगड़िया तो सीट हार रही है एनडीए, एकदम फाइनल मान लीजिए कि खगड़िया लोकसभा सीट एनडीए हार रही है। कि झंझारपुर, सुपौल, खगड़िया और मधेपुरा और अररिया में जो सीटें एनडीए के पाले में जाएगी, वो जाएगी आपको सुपौल आसानी से, वो आपको जाएगी मधेपुरा आसानी से, और झंझारपुर भी जाएगी, लेकिन बहुत दिक्कत। चिराग पासवान जिन 5 सीटों में अपना सीट हार रहे हैं जमुई के बाद, तो वो खगड़िया है। और लड़ाई सुमन महासेठ और रामप्रीत मंडल में नहीं है, लड़ाई है रामप्रीत मंडल वर्सेस गुलाब यादव। तो ये मुकेश सहनी का काम है रोना, तो रोएंगे कि भैया हमने इनको टिकट दिया, जीत गए, भाग गए। झंझारपुर जो लोकसभा सीट है वो आपको खतरे के निशान पर रहेगा। राजेश वर्मा पर गुंडा बैंक चलाने का आरोप है कि राजेश वर्मा पर SC/ST का मुकदमा है। SC/ST का मुकदमा यानी आपने दलितों को परेशान किया। सुपौल सीट आसानी से एनडीए के पाले में जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, विरोध उम्मीदवार को लेकर है। लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका और इसी कड़ी में अब हम तीसरे चरण की सीटों की बात करेंगे। तीसरे चरण में कई सीटें, महत्वपूर्ण सीटें थी, कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे और ऐसे में हमारे सहयोगी शशांक पांडे लगातार अलग अलग सीटों पर भ्रमण किए हैं, तीसरे चरण की सीटों पर भी घूमे हैं। तीसरे चरण में सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया कई सीटें थी। क्या इस बार माहौल है तीसरे चरण की सीटों में शशांक? चूंकि आप घूमे हैं, कड़ी नजर रख रहे थे, क्या माहौल है, कितनी सीटें जाएंगी एनडीए के खाते में? देखिए, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले चरण की चर्चा हुई, दूसरी चरण की चर्चा हुई, अब तीसरे चरण की चर्चा होगी, जिसमें झंझारपुर, सुपौल, खगड़िया और मधेपुरा, अररिया है। इन सीटों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले झंझारपुर की चर्चा करेंगे। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल 2019 में 3,22,991 वोटों से जीते थे, मतलब इतना मार्जिन था। इस बार ये मार्जिन नहीं रहेगा। यहाँ ये आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। ये इसलिए आसानी से चुनाव जीतेंगे रामप्रीत मंडल क्योंकि सुमन महासेठ VIP के उम्मीदवार थे। कौन नाम जानता है भाई? आप RSS से कोई आपके दल में आता है, आप उसको टिकट दे दीजिएगा, तो सहनी वोट नहीं कर रहा था उनको। बिल्कुल, झंझारपुर में सहनी को मुखिया कहा जाता है। सहनी अपने आप को मुखिया कहता है। हम लोग जब झंझारपुर में सर्वे कर रहे थे तो हम लोग गए, तो हम लोगों ने पूछा कि मल्लाह किधर मिलेगा, तो लोग बोले मुखिया। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई मुखिया क्या होता है। तो हम लोग बोले कि मुखिया क्या होता है, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ का मल्लाह अपने आप को मुखिया मानता है, मुखिया कहता है। मुखिया वहाँ अपने हर जगह अलग अलग तरह की बातें होती हैं। तो वहाँ हुआ क्या कि आपको रामप्रीत मंडल के प्रति विरोध है, क्योंकि रामप्रीत मंडल का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था कि हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग भैंस चराने चले जाते हैं, मतलब हमसे मिल ही नहीं पाते हैं। तो लोग कह रहे थे कि हाँ, हम भैंस चरावे जानी, वो अबे ना करें तो हम मिली कहाँ से। तो एक और फैक्टर साबित हुआ कि गुलाब यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब गुलाब यादव BSP के टिकट पर आए हैं। गुलाब यादव राजद के बागी नेताओं में से एक हैं। उन पर एक जब आरोप लगा था, महिला के साथ शोषण का आरोप लगा, तो पार्टी ने कहा कि आप अपने आप को सही साबित करिए, और जब तक सही साबित नहीं करते हैं तब तक आप पार्टी में नहीं रहिएगा। तो गुलाब यादव वहाँ से चले गए और उसके बाद उन्होंने MLC के चुनाव में अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को उन्होंने निर्दलीय MLC बना दिया। तो इनका भी पलड़ा वहाँ भारी दिख रहा है, दबदबा है इनका भी। लेकिन रामप्रीत मंडल के साथ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पर लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे थे, मतलब ऊपर देख रहे थे। वो कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, हम रामप्रीत मंडल को वोट नहीं कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं और हम रामप्रीत मंडल को वोट कर रहे हैं। तो ये सीट आपको रहेगा, रडार पे रहेगा, कि खतरे के निशान पे रहेगा कि भैया यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि गुलाब यादव यहाँ से सीट निकाल ले। इतना कड़ा टक्कर है। और लड़ाई सुमन महासेठ और रामप्रीत मंडल में नहीं है, लड़ाई है रामप्रीत मंडल वर्सेस गुलाब यादव। कौन है सुमन महासेठ? वहाँ के महासेठ लड़ाई से बाहर है। लोग वहाँ पूछ रही थी, हम जब सुमन महासेठ का नाम ले रहे थे, लोग कह रहे थे कौन है, हम नहीं जानते हैं। और सुमन महासेठ का विरोध इसलिए भी हो रहा था कि RSS से वो जुड़े हुए हैं, उनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो लोगों ने कहा कि भैया इनको वोट देंगे, कल ये फिर उठेंगे, भाग जाएंगे भाजपा में। तो लोग मुकेश सहनी का काम है रोना,
तो रोएंगे कि भैया हमने इनको टिकट दिया, जीत गए, भाग गए। इसके पहले उनके विधायक चले गए थे। तो विधायक क्यों गए? विधायक इसलिए गए क्योंकि विधायक भाजपा से आए थे और आपने वो विचारधारा के थे, उस विचारधारा के थे। तो आपके पास कितना दिन टिकेंगे? चले जाएंगे। तो इस बार भी ये होगा। लेकिन झंझारपुर जो लोकसभा सीट है वो आपको खतरे के निशान पर रहेगा, यहां कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं सुपौल। सुपौल सीट आसानी से एनडीए के पाले में जाएगा। 2019 में भी ये सीट 2,66,853 वोट से एनडीए के पाले में गया था। यहाँ से दिलेश्वर कामत सांसद बने थे। इस बार भी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। दिलेश्वर कामत का विरोध है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो चुनाव जीत रहे हैं और आसानी से जीत रहे हैं, क्योंकि चंद्रास चौपाल जो है वो उतने मजबूत उम्मीदवार नहीं थे। राजद ने अपने उम्मीदवारों का चयन मजबूती से नहीं किया। यहाँ पर अगर करता तो सुपौल में दिलेश्वर कामत आसानी से चुनाव हार सकते थे। तो ये एनडीए के पाले में जाएगा। खगड़िया लोकसभा सीट चिराग पासवान की पार्टी से कितना मजबूत है? हार, ये सीट एनडीए हार रही है, क्योंकि बिल्कुल राजेश वर्मा को जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिस दिन उम्मीदवार बनाया, विरोध उस दिन से शुरू हुआ। हमने ही चलाया था कि राजेश वर्मा पर एससी एसटी का मुकदमा है। एससी एसटी का मुकदमा यानी आपने दलितों को परेशान किया। राजेश वर्मा पर गुंडा बैंक चलाने का आरोप है। गुंडा बैंक मतलब कि आप किसी को पैसा दीजिए, अगर वो नहीं देता है, पैसा समय पे नहीं देता है, तो आप उसके साथ मारपीट करिए। ये आरोप है राजेश वर्मा पर। और उसके बाद तीसरा आरोप बाहरी होने का। आप बाहरी हैं। वहाँ लड़ाई बाहरी भीतरी में हो रही थी और संजय कुशवाहा वामदल के जो उम्मीदवार थे वो मजबूत अपना दिखा रहे थे कि भाई हम मजबूत हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखें तो यहाँ पर कुशवाहा वोट ट्रांसफ़र हो गया। कुशवाहा वोट एनडीए के पक्ष में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ खगड़िया को अगर आप देखेंगे, खगड़िया में जेडीयू नहीं तो राजद, जेडीयू नहीं तो राजद, विधायक तो उन्हीं के हैं। खगड़िया लोकसभा में जितने भी विधानसभा हैं जेडीयू राजद। अब आते हैं कि आप जेडीयू के उम्मीदवारों, जेडीयू के कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद रखते हैं कि चिराग पासवान के पक्ष में वोट मांगेंगे? 2020 भूल गए? 2020 में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़के किसको डिस्टर्ब किए थे? नीतीश कुमार को ना। 43 पर आज जेडीयू किसकी वजह से है? चिराग पासवान की वजह से है। एनडीए में है, एनडीए में है कहते कहते अकेले चुनाव लड़ गए और लड़कर क्या किए? तमाम उन सीटों पर अपना उन्होंने उम्मीदवार उतारा जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार, और उसकी वजह से नुकसान किसको हुआ? जेडीयू को हुआ। राजेश वर्मा के लिए जेडीयू का एक भी कार्यकर्ता वोट नहीं मांग रहा था और ना ही वो वोट कर रहा था। देख रहा था कि चिराग पासवान का कैंडिडेट है, मौका मिला है, हरा देते हैं। चिराग पासवान जिन 5 सीटों में अपना सीट हार रहे हैं जमुई के बाद, तो वो खगड़िया है। मतलब चिराग पासवान से वहां के लोगों ने बदला ले लिया। बिल्कुल बदला लिया है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान से बदला राजेश वर्मा को वोट ना करके लिया है। और उसके बाद आते हैं मधेपुरा में। मधेपुरा लोकसभा सीट ऐतिहासिक जीत हुई थी, ऐतिहासिक वोट मिला था। 6,24,324 वोट जो है वो मिला था आपको दिनेश चंद्र यादव को। ऐतिहासिक वोट मिला था। तो 6 लाख 5 लाख के पार कर जाना ऐतिहासिक वोट हो जाता है। तो ये 6,24,000 वोट जो है वो मिला था इनको, और इस बार फिर से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और कुमार चंद्रदीप जो है वो राजद के उम्मीदवार हैं, लेकिन कुमार चंद्रदीप जो है वो उतने मजबूत नहीं है जितने कि आपको दिनेश चंद्र यादव मजबूत हैं। और दिनेश चंद्र यादव इस बार भी आसानी से ये सीट निकाल रहे हैं। इस बार भी आसानी से ये सीट निकाल रहे हैं। कहीं कोई लेकिन नहीं है, कोई लेकिन नहीं है, आसानी से ये सीट निकल जाएगी। अररिया की बात करें, अररिया में प्रदीप कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, सांसद भी थे। और शाहनवाज आलम जो हैं वो राजद के प्रत्याशी हैं। शाहनवाज आलम को जानने के लिए आपको तस्लीमुद्दीन अहमद को आलम को जानना पर तस्लीमुद्दीन आलम जो हैं वो बहुत बड़े सीमांचल क्षेत्र के मुसलमानों के नेता थे। तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं और ये जो हैं AIMIM से जीते थे, फिर ये राजद में आते हैं।
राजद इनकी भाई की टिकट, सरफराज आलम इनके भाई अररिया से 2019 में चुनाव लड़े थे, तो इनका भाई का टिकट काटकर इनको टिकट देता है। दोनों उन्हीं के तस्मुद्दीन के बेटे हैं, सरफराज आलम और शाहनवाज आलम। तो ये दोनों 2019 में सरफराज वहाँ से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, और इस बार यहाँ से शाहनवाज आलम चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप कुमार के लिए ये इस बार मुश्किल है, प्रदीप कुमार यादव के लिए, क्योंकि यादव वोट नहीं कर पाया है, यादव वोट पूरी तरीके से ट्रांसफर हो गया है और इनको लेकर विरोध है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, विरोध उम्मीदवार को लेकर है। उम्मीदवार को के लिए विरोध इसलिए है क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। और पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा वोट से चुनाव नहीं जीते थे, 32,000 मात्र, बिल्कुल बहुत छोटा अंतर, 32,000 से ये चुनाव जीते थे। सरफराज आलम को इन्होंने 32,000 से चुनाव हराया था। इस बार शाहनवाज हैं, हालांकि सरफराज इनके विरोध में थे, इनके लिए वोट नहीं मांग रहे थे, इनके भाई हैं, लेकिन भाई वो विधानसभा में ही हो चुका है। विधानसभा में ही सरफराज आलम को ही चुनाव हराकर शाहनवाज वहाँ से विधायक बने हैं, अपने भाई के ही खिलाफ चुनाव लड़। तो इस बार भाई पर्दे के पीछे से वोट काट रहा था, अपना वोट, मतलब कि किसी तरह से हमारा जो वोट है, जो तस्मुद्दीन की विरासत है, वो सही मायने में सरफराज आलम को मिला था, शाहनवाज को नहीं मिला। तस्मुद्दीन अहमद आलम का जो है, आप कहे कि राजनीतिक विरासत, एक ऐसे नेता, सीमांचल क्षेत्र के सबसे बड़े मुसलमानों के चेहरे, उनका जो राजनीतिक विरासत है वो सरफराज को मिला। और सरफराज नहीं चाहते हैं कि शाहनवाज वहाँ से चुनाव जीते, लेकिन प्रदीप कुमार को लेकर जनता में आक्रोश है और ये सीट, अररिया सीट, इस बार खतरे के निशान पे है। और अब आते हैं कि झंझारपुर, सुपौल, खगड़िया और मधेपुरा और अररिया में जो सीटें एनडीए के पाले में जाएगी, वो जाएगी आपको सुपौल आसानी से, वो आपको जाएगी मधेपुरा आसानी से, और झंझारपुर भी जाएगी, लेकिन बहुत दिक्कत। अब आएगा अररिया और खगड़िया। खगड़िया तो सीट हार रही है एनडीए, एकदम फाइनल मान लीजिए कि खगड़िया लोकसभा सीट एनडीए हार रही है। अररिया जो है वो खतरे के निशान पर है और झंझारपुर खतरे के निशान पर है। मधेपुरा और सुपौल आसानी से एनडीए के पाले में जा रहा है। तो चलिए, जो फाइनल तीसरे चरण का रिजल्ट है वह लगभग सामने रखा जा चुका है। एग्जिट पोल द इंडिया टॉप का, उसमें खगड़िया से चिराग पासवान के कैंडिडेट राजेश वर्मा चुनाव हार सकते हैं। देखिए, चुनाव की जो घंटी बज चुकी है और अब परिणाम अगले कुछ घंटे बाद निकलकर सामने आने वाले हैं। उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं, राजेश वर्मा खगड़िया से चुनाव हार सकते हैं। और अब देखना होगा आगे जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्या कुछ आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।